एक तरफ 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। मायावती बैठकों पर बैठकें कर रही हैं, उम्मीदवार तय किए जा रहे हैं, जातिगत समीकरण बिछाए जा रहे हैं और ब्राह्मणों को संदेश भेजा जा रहा है। ओबीसी समाज से समर्थन मांगा जा रहा है, लेकिन इस पूरी कवायद में एक चेहरा गायब है, जो कभी दरअसल बीएसपी का भविष्य माना जाता था, लेकिन आज लगभग गायब सा है। नाम है आकाश आनंद। वही आकाश आनंद जिन्हें मायावती ने अपना सियासी राजनीतिक उत्तराधिकारी बताया था। वही आकाश आनंद जो लोकसभा चुनाव के दौरान बीएसपी के लिए आक्रामक रैलियां कर रहे थे। वही आकाश जिन्हें देखकर लाखों दलित युवाओं को लग रहा था बीएसपी में अब नई पीढ़ी दरअसल अपनी जड़ें जमाने जा रही है। लेकिन आज 2027 के अहम चुनाव की तैयारियां चल रही हैं और आकाश आनंद कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवनीश विद्यार्थी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। क्या मायावती का आकाश आनंद से भरोसा टूट चुका है? क्या पार्टी के अंदर कुछ बड़ा बदल चुका है, या फिर एक ऐसे राजनीतिक दांव की तैयारी चल रही है जिसका असली मकसद अभी किसी को समझ नहीं आ रहा? दरअसल ये वो सवाल हैं जो इन दिनों बीएसपी समर्थकों के बीच जमकर घूम रहे हैं। और इसी के साथ एक और सवाल है, जब पूरे देश में ओबीसी राजनीति की बात चल रही है, जब अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहे हैं, जब राहुल जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं और ओबीसी प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं, जब बीजेपी भी पिछड़े वर्ग पर पूरा फोकस कर रही है, तो आखिर मायावती ब्राह्मण कार्ड क्यों किया? क्या 2007 वाला जादू दोहराने की कोशिश है, या 2027 में दोबारा इस पूरे प्रयास को यानी पूरे समीकरण को सामने रखने की कोशिश है, या फिर बीएसपी अपने सबसे बड़े राजनीतिक इम्तिहान की तरफ बढ़ रही है जहां उसको शून्य से सफर आगे का शुरू करना? अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति में किसी एक चुनाव को गेम चेंजर कहा जाता है तो वो 2007 का चुनाव। उस चुनाव में सिर्फ सरकार नहीं बदली, राजनीति करने का तरीका बदल गया है। क्योंकि पहली बार एक ऐसी पार्टी जिसने सिर्फ दलितों की पार्टी के रूप में अपनी पहचान बनाई थी, दरअसल उसने ब्राह्मणों को, ओबीसी को, सबको जोड़कर एक ऐसा गठजोड़ तैयार कर लिया था जिसके दम पर बीएसपी ने अपने दम पर बहुमत की सत्ता हासिल की। उस समय राजनीति में एक्सपर्ट्स ने इसे नाम दिया था सोशल इंजीनियरिंग का। एक तरफ दलित वोट, दूसरी तरफ ब्राह्मण, ओबीसी वोट और बीच में सर्वजन की पॉलिटिक्स। ये वही फॉर्मूला था जिसने मायावती को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, देश की सियासत में उन्हें एक दौर में प्रधानमंत्री पद का दावेदार बना दिया। लेकिन राजनीति में कोई फॉर्मूला हमेशा नहीं चलता, समय बदलता है, वोटर बदलते हैं और समीकरण भी बदल जाते हैं। बीएसपी भी ऐसे ही बदलती चली। 2012 में सत्ता बदली, 2014 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी का खाता भी बदला। देश की सबसे बड़ी दलित पार्टी और सीटों के नाम पर शून्य बटा सन्नाटा। फिर आया 2017, जहां बीजेपी की आंधी में बीएसपी और कमजोर हो गई और 2019 में बीएसपी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी कभी किसी ने सियासी तौर पर कल्पना नहीं की। उन्होंने गेस्ट हाउस कांड को पीछे छोड़ते हुए अखिलेश यादव से हाथ मिलाया। समाजवादी पार्टी और बीएसपी जो कभी एक दूसरे के सबसे बड़े राजनीतिक शत्रु थे, वो एक साथ एक मंच पर आ गए। ताज होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और महागठबंधन का नाम दिया। नतीजा बीएसपी के डबल डिजिट में सांसद आए, यानी 0 से 10। लेकिन ये दोस्ती ज्यादा नहीं चली, चुनाव खत्म, गठबंधन भी खत्म। इसके बाद आया साल 2022 और यहां चुनाव बीएसपी के लिए सबसे बड़ा झटका बन गया, और ऐसा झटका जिससे बीएसपी अब तक नहीं बना। पूरे उत्तर प्रदेश में बीएसपी को सिर्फ एक सीट जीतने को मिली। एक ऐसी पार्टी जिसने कभी अपने दम पर कुछ समय पहले ही उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई थी, 2012 में मुख्य विपक्षी दल थी, वो एक सीट पर सिमट जाए। यहीं से सवाल उठा, क्या बीएसपी खत्म हो रही है? मायावती किसी बड़े दांव की तैयारी कर रही हैं? इसी बीच सामने आया एक चेहरा। जब बीएसपी लगातार चुनाव हार गई, तब पार्टी के अंदर एक नया चेहरा दरअसल उभर रहा था, करवट ले रहा था। नाम था आकाश। युवा, पढ़े लिखे, आधुनिक सोच वाले और सोशल मीडिया पर बेहद सक्रिय रहे आकाश आनंद, जहां बीएसपी को हमेशा पारंपरिक राजनीति करने वाली पार्टी माना जाता था, वहीं आकाश पहली बार डिजिटल राजनीति लेकर सामने आए। उन्होंने सोशल मीडिया पर पार्टी की मौजूदगी बढ़ाई, युवाओं से सीधे संवाद किया, रैलियों में आक्रामक भाषण दिए और धीरे धीरे लोगों को लगने लगा कि वो मायावती की पार्टी की कमान दरअसल अब अगली पीढ़ी को सौंपने की मायावती तैयारी कर रही है और वो कमान जो है वो आकाश आनंद है। इतना ही नहीं, मायावती ने सार्वजनिक रूप से उन्हें अपना सियासी उत्तराधिकारी बनाया और यहीं से बीएसपी समर्थकों के मन में एक बड़ी उम्मीद जाग गई। उन्हें लगा पार्टी में नई ऊर्जा आएगी, नई सोच आएगी और शायद पुराने वोट बैंक एक बार फिर नए युवा मतदाताओं के साथ जुड़ते चले गए। लेकिन जो हुआ आगे, उसने सबको चौंका दिया। लोकसभा चुनाव के दौरान आकाश आनंद के कुछ बयान विवादों के घेरे में, और इसके बाद मायावती ने उन्होंने एक के बाद एक बयानों के बाद पार्टी से बाहर का रास्ता दिया।
दरअसल ये फैसला बीएसपी कार्यकर्ताओं के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था। हालांकि कुछ समय बाद उन्हें पार्टी में वापस लिया गया, लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चर्चा में रही वो थी उन्हें उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की राजनीति से दूर रखना। आज जब 2027 की चुनावी तैयारी अपने चरम पर है, टिकट बांटे जा रहे हैं, जब संगठन तैयार किया जा रहा है और जब हर दिन रणनीति बन रही है, तब भी आकाश आनंद की कोई बड़ी भूमिका नहीं है, जबकि वो नेशनल कोऑर्डिनेटर है पार्टी के। सारे कोऑर्डिनेटर्स उनको रिपोर्ट करते हैं। यहीं से दरअसल राजनीतिक गलियारों में सवाल शुरू है। क्या मायावती अब भी उन पर भरोसा नहीं बना पा रही? अगर करती हैं तो फिर उन्हें सामने क्यों नहीं लाया जा रहा? और अगर भरोसा नहीं करती तो फिर उन्हें पार्टी में वापस क्यों लिया? इतनी अहम जिम्मेदारी क्यों दी? यानी सवाल ज्यादा है लेकिन जवाब अभी भी बहुत कम। इन सवालों के बीच एक बड़ा सवाल पूछा जा रहा है, क्या 2007 वाले सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले पर 2027 में बीएसपी अपनी नैया पार लगाना चाहती है? बहुत लोग कहते हैं कि मायावती ने सिर्फ दलित वोट के दम पर सरकारें बनाई, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। काशीराम के समय बीएसपी बहुजन की राजनीति करती थी, लेकिन 2007 आते आते मायावती ने एक बड़ा बदलाव किया। उन्होंने बहुजन को सर्वजन में तब्दील कर दिया, यानी दलित भी, ओबीसी भी और ब्राह्मण भी और वैश्य भी। यही सोशल इंजीनियरिंग थी। और इसी रणनीति के दरअसल सबसे बड़े चेहरे बने सतीश चंद्र मिश्रा। उन्हें पूरे यूपी में दरअसल ब्राह्मण चेहरा माना गया। उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में घूम घूम कर ब्राह्मण सम्मेलन किया, नारा दिया हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। और इसका असर हुआ, ब्राह्मण वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा बीएसपी के साथ है। दलित वोट पहले से ही था और दोनों गठजोड़ दरअसल इतिहास लिखने जा रहे थे, लेकिन फिर सब कुछ बिखर क्यों गया? 2012 आते आते एंटी इनकम्बेंसी, भ्रष्टाचार के आरोप और विकास की योजनाओं पर सवाल हुआ। समाजवादी पार्टी बहुमत के साथ सत्ता में आ गई और इसके बाद बीजेपी ने 2014 से एक नई सोशल इंजीनियरिंग की। दरअसल उसने अपर कास्ट नहीं बल्कि गैर यादव ओबीसी, गैर जाटव दलित और हिंदुत्व के एक बड़े नैरेटिव को एक साथ एक मंच पर लाकर जोड़ करके खड़ा कर दिया। और यहीं बीएसपी का वोट बैंक दरअसल धीरे धीरे दरकने लगा। आज ब्राह्मण वोट आखिर कहां जाएगा, यही सबसे बड़ा सवाल। बीजेपी अभी भी ब्राह्मणों का सबसे बड़ा राजनीतिक विकल्प मानी जाती है, लेकिन बीते कुछ सालों में ब्राह्मण समाज के एक हिस्से में नाराजगी की चर्चा भी सामने आती रही। कभी कानून व्यवस्था को लेकर, कभी राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर। इन मुद्दों पर विपक्ष लगातार हमलावर भी रहा, लेकिन बीजेपी अभी भी विकल्प के तौर पर सामने खड़ी है। इसी मौके को दरअसल मायावती भुनाना चाहती है। वो लगातार कह रही है कि ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा सम्मान, सबसे ज्यादा भागीदारी बीएसपी की सरकार में, लेकिन सिर्फ बयान देने से तो वोट मिलेगा। यही सबसे बड़ी चुनौती भी है। 2007 में बीएसपी के पास सतीश चंद्र मिश्रा जैसे बड़े चेहरे थे, एक विकल्प था, ब्राह्मण लीडरशिप थी और उन्होंने टिकटें भी बहुत सारे ब्राह्मण चेहरों को दी। कई ब्राह्मण नेता पार्टी में दिखाई पड़े। आज तस्वीर अलग है, पार्टी में वैसी ब्राह्मण ताकत नहीं दिखाई। मायावती टिकट देने की बात जरूर कर रही हैं, लेकिन जब सतीश चंद्र मिश्रा, अंतु मिश्रा, नकुल दुबे, रामवीर उपाध्याय इस तरह के चेहरे न दिखाई देता, लेकिन क्या सिर्फ टिकट देने से पूरा समाज साथ आ जाएगा? यही देखने वाली है। दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ बीएसपी ब्राह्मणों को साधने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ मायावती लगातार ओबीसी समाज से भी अपील कर रही है। उनका कहना है कि दूसरी पार्टियों ने ओबीसी को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, जबकि बीएसपी ने सत्ता और संगठन दोनों में भागीदार। मायावती सिर्फ दलित ब्राह्मण नहीं बल्कि दलित ब्राह्मण ओबीसी तीनों का एक नया सियासी समीकरण बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जमीन पर दरअसल ये सब उतरने में छत्रपों की जरूरत है और मायावती उन छत्रपों को कहीं ना कहीं खो चुकी। लेकिन रास्ता आसान नहीं, क्योंकि सामने समाजवादी पार्टी का पीडीए फॉर्मूला है। पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। 2024 के लोकसभा चुनाव में इस फॉर्मूले की काफी चर्चा रही और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी सामाजिक न्याय की राजनीति को तेज कर रही और बीजेपी अपने मजबूत संगठन और सरकारी योजनाओं के साथ साथ हिंदुत्व के एजेंडे के साथ मैदान में। ऐसे में अगर बीएसपी 2027 को गंभीरता से लड़ रही है तो उसके सबसे युवा चेहरे को आखिर कहां छुपा दिया? क्या पार्टी उन्हें सही समय पर लॉन्च करेगी या फिर उन्हें पूरी तरीके से सीमित रखा जाएगा या यूपी उत्तराखंड से बाहर ही रखा जाएगा? क्योंकि आज का चुनाव सिर्फ जातीय समीकरणों का नहीं है। आज का चुनाव सोशल इंजीनियरिंग, सोशल मीडिया, युवा वोटर, डिजिटल नैरेटिव और लगातार दिखाई देने वाली राजनीति से भी जीतेगा। और यहाँ आकाश आनंद बीएसपी के लिए बड़ा उपयोगी हथियार हो सकता है। राजनीति में टाइमिंग सबसे बड़ी चीज है और इसीलिए कहते हैं हो सकता है कि आकाश आनंद को जानबूझकर पीछे उतारा या चुनाव करीब आए तब उन्हें जिम्मेदारी देकर मैदान में उतारा। लेकिन अगर अभी सारी रणनीति खोल दी जाएगी तो विरोधी भी उसी हिसाब से तैयारी कर लेंगे। शायद ये बीएसपी की सोच हो। लेकिन अगर आखिरी वक्त में नया चेहरा सामने आता है तो उसका मनोवैज्ञानिक असर अलग हो सकता है। हालांकि ये सिर्फ राजनीतिक संभावना है, इस पर अभी तक पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक संकेत नहीं। 2027 का चुनाव मायावती के लिए सिर्फ सत्ता का नहीं, अस्तित्व का सवाल है।
ये चुनाव तय करेगा क्या बीएसपी फिर से उत्तर प्रदेश की मुख्य लड़ाई में लौट सकती है या फिर वो महज एक क्षेत्रीय ताकत या सीमित प्रभाव वाली पार्टी बनकर रहती है। अगर बीएसपी अच्छा प्रदर्शन करती है तो आकाश आनंद का भविष्य मजबूत होगा, लेकिन अगर पार्टी लगातार कमजोर हुई तो उनको वो कमजोर विरासत मिलेगी जिसको आगे बढ़ाना लगभग नामुमकिन सा होता दिखाई देगा। सबसे ज्यादा असर दरअसल उसी नई पीढ़ी पर है जिसे मायावती अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी मानती है। क्या मायावती 2007 वाला सोशल इंजीनियरिंग मॉडल 2027 में फिर सफलता के साथ लागू कर पाएगी? क्या ब्राह्मण फिर से बीएसपी की तरफ लौटेगा? क्या आकाश आनंद को आखिरकार वो जिम्मेदारी मिलेगी जिसकी कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं, या उत्तर प्रदेश की राजनीति अब पूरी तरीके से बदल चुकी है? अपनी राय हमें जरूर बताइए। आपकी राय की हमें प्रतीक्षा है। नमस्कार।